हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर राम निहर बेनीवाल, प्रोफेसर, मोटिवेटर एंड एजुकेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं कक्षा का पाठ 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो इससे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं, समीकरण को संतुलित करना सीख चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे भौतिक अवस्थाएं, परिस्थितियां और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भौतिक अवस्था दिखाना, यानी भौतिक अवस्था क्यों दिखाई जाती है। तो भौतिक अवस्था किसको कहेंगे कि जैसे पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो कौन कौन सी? पदार्थ गैस अवस्था में हो सकते हैं, पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकते हैं, पदार्थ जलीय अवस्था में हो सकते हैं, यानी जलीय घोल के रूप में जिसको एक्विस बोलते हैं, पदार्थ ठोस अवस्था में हो सकते हैं। तो ये दिखाना आवश्यक हो जाता है। तो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्यों दिखाई जाती हैं? तो पहली बात इसमें क्या है कि यदि हम भौतिक अवस्था नहीं दिखाएं तो समीकरण हमें पूर्ण सूचना नहीं देता है। तो समीकरण को पूर्ण सूचना देने योग्य बनाने के लिए भौतिक अवस्था दिखाना जरूरी है। तो पहली बात यही है, समीकरण अधिक सूचनापूर्ण बनाना पड़ता है ताकि समीकरण को पढ़कर हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ है कौन सा ठोस है, कौन सा गैस है, कौन सा जलीय अवस्था में है, कौन सा द्रव है। तो सभी पदार्थ ठोस, द्रव और गैस अवस्था में होते हैं। और जो चौथी अवस्था है वो है जलीय अवस्था। तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में गैस को G द्वारा दिखाते हैं, द्रव को L यानी लिक्विड L द्वारा दिखाते हैं, और जलीय अवस्था को हम एक्विस यानी AQ द्वारा दिखाते हैं। ठोस को हम केवल S यानी सॉलिड का अगला अक्षर लेते हैं S। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि जैसे फेरस और H2O, फेरस H2O। तो इसको मैंने यहाँ गैस लिखा है क्योंकि ये भाप अवस्था में है। तो फेरस और भाप की क्रिया होती है तो उससे फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहाँ पे इस समीकरण में जो फेरस है वो क्या है? सॉलिड है, H द्वारा दिखाया गया है। H2O इसको G द्वारा दिखाया गया है गैस। क्यों? क्योंकि ये स्टीम है, भाप है, तो भाप गैस में होती है। तो उसके बाद फेरस ऑक्साइड इसको S द्वारा दिखाया गया है क्योंकि फेरस ऑक्साइड एक सॉलिड है। उसके बाद हाइड्रोजन को G द्वारा दिखाया गया है क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है। तो इस तरह से समीकरण में यदि इस तरह से S या G या L या AQ आदि ये जो डिनोटर है ये दिए गए हैं, तो इनको आपने समझ जाना है कि ये ठोस, गैस, जलीय या द्रव के प्रतीक हैं। तो यहाँ पे एक बात नोट करने योग्य क्या है कि जब आवश्यक न हो तो भौतिक अवस्था दिखाना कोई जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है परिस्थितियां। परिस्थितियां तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए परिस्थितियां बहुत जरूरी हैं। तो उन परिस्थितियों में क्या होता है, हम ताप, दाब और उत्प्रेरक इन 3 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। ताप, दाब, उत्प्रेरक
यानी किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर है ताप का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। किसी भी रासायनिक क्रिया के ऊपर प्रेशर यानी दाब का बहुत प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक भी रासायनिक क्रिया को बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। तो अगला जो इसमें पॉइंट है कि ये ताप, दाब, उत्प्रेरक, तो इनको हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। यानी कोई भी उत्प्रेरक या तो तीर के ऊपर लिखा जाता है या तीर के निशान के नीचे लिखा जाता है। तो जैसा इस एग्जांपल में दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O पानी, ये दोनों मिलकर काम करते हैं और क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है यानी C6H12O6। और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस बनती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है सूर्य का प्रकाश और तीर के नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। यानी ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एग्जाम्पल है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है और इसके लिए क्लोरोफिल यानी पौधे के पत्ते में क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। इन दो चीजों का इस क्रिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये दोनों चीज मिलकर क्या बना देती हैं, ग्लूकोज का निर्माण करती हैं और प्लस में ऑक्सीजन निकालती हैं, जो ऑक्सीजन हम सांस लेने में यूज कर लेते हैं। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। तो नेक्स्ट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, तो संयोजन का मतलब है मेल करना, जुड़ना। तो इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एक अभिकारक है, दूसरा अभिकारक है H2O पानी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, ये दो अभिकारक मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी जो मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ हैं, एक दो, ये दो अभिकारक हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ अभिकारक, और जो मेरे राइट हैंड की तरफ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक है। तो राइट हैंड की तरफ क्या होता है, उत्पाद यानी बनने वाला पदार्थ। तो कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं। तो जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्य भाषा में हम क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। और जैसे ही इसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। तो एक प्रकार से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये कली है, कली, और उसको हम पानी में डालते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो कली है जो वो बुझ जाती है, यानी उसको हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब वो शांत हो जाती है, बुझ जाती है, क्योंकि जैसे ही हम उसके अंदर पानी डालते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है
और जिसके कारण कई बार यदि डालने वाला सावधान न हो तो उसके हाथ तक भी जल जाते हैं। तो इसलिए उसके अंदर हाथ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसको डंडे से हिलाना चाहिए। तो क्यों? क्योंकि ये संयोजन की अभिक्रिया है, इसमें काफी मात्रा में ऊष्मा निकलती है। तो इन दोनों की क्रिया होने से क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? भुजा हुआ चूना। और भुजा हुआ चूना है जो, उसका यूज कहाँ होता है? दीवारों पर सफेदी करने के लिए काम आता है। और जैसे ही हम इसको दीवार पे लगा देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, उसके बाद फिर दीवार से जो वायु है वो टकराती है। और वायु के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही वायु के अंदर विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलता है तो उसके मिलने से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और वो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है जो, वो दीवार पर 2 या 3 दिन में बन जाती है और उससे दीवार पर और भी ज्यादा चमक आ जाती है। तो जैसे आपने सुना होगा कि जो पेंटर है, जैसे ही वो सफेदी करता है तो उस टाइम पे कहता है कि अभी इसमें इतनी चमक नहीं आएगी, 2-3 दिन में आप देखना दीवार पे बहुत ज्यादा चमक आ जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो वायु के अंदर विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बना लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। तो उससे दीवार पर चमक आ जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट को सामान्य भाषा में हम संगमरमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं। तो संगमरमर का भी यही सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर भी इसी का नाम है। तो इस क्रिया को इस तरह से दिखाया जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो भुजा हुआ चूना हमने दीवार पर लगाया था, उसके बाद इसके अंदर वायु वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में H2O। ये H2O है जो ये वापस वायु में मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ से 2-3 पर्सन निकल सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना भुजा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम भुजा हुआ चूना कहते हैं। उपयोग क्या है? सफेदी के काम आता है। तो यहाँ पे फिर संगमरमर का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 को हम क्या कहते हैं? संगमरमर भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो उसके बाद संयोजन अभिक्रिया के अन्य एग्जाम्पल, संयोजन अभिक्रिया के अन्य एग्जाम्पल और क्या है? एक एग्जाम्पल तो ये है। तो अगला एग्जाम्पल है कोयले का दहन। यानी यदि हम कोयले को जलाएं तो इससे भी संयोजन अभिक्रिया होती है। वो कैसे? क्योंकि कोयले के अंदर क्या होता है? कार्बन C, और यदि उसको जलाएंगे तो वायु के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन मिलेगी, यानी 2 अभिकारक, और ये दोनों अभिकारक मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर देते हैं। यानी एक अभिकारक कार्बन, दूसरा अभिकारक ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी 2 अभिकारक और एक उत्पाद बनता है। तो 2 अभिकारकों से मिलकर एक उत्पाद बनता है, इसलिए ये भी क्या है? ये संयोजन अभिक्रिया है। तो अगला एग्जाम्पल है जल का निर्माण, यानी पानी का निर्माण। पानी के अंदर जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2 गैसों का मेल होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो यदि हम हाइड्रोजन H2 प्लस ऑक्सीजन O2 इन दोनों को मिला दें तो H2O का निर्माण होता है, यानी पानी का। तो पानी क्या है? 2 गैसों का मेल होने से बनता है। तो इसमें भी आप देखोगे कि मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ हाइड्रोजन एक अभिकारक और ऑक्सीजन दूसरा अभिकारक, 2 अभिकारकों का मेल हो रहा है
और एक उत्पाद यानी H2O पानी ये बन रहा है। तो इसलिए ये भी क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। तो आगे हम जिक्र करेंगे तापमान आधारित क्रिया या ऊष्मा आधारित क्रिया के बारे में। क्यों? क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। तो ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा पर आधारित क्रिया का जिक्र करना यहाँ पे वाजिब हो जाता है। तो ऊष्मा पर आधारित क्रिया है जो, वो ऊष्मा अक्षेपी, यानी सबसे पहले जो पॉइंट आता है ऊष्मा अक्षेपी। तो शब्द को देखिए, ऊष्मा अक्षेप का मतलब है छोड़ना, यानी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ऊष्मा को छोड़ना। यानी जिस क्रिया में ऊष्मा छोड़ी जाती है, जिस क्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्मा अक्षेपी क्रिया कहते हैं। तो थोड़ी सी देर पहले आपने देखा था कि संयोजन की जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा छोड़ी जाती है, उसमें ऊष्मा निकलती है। तो वो भी क्या थी, ऊष्मा अक्षेपी क्रिया थी। तो और देखिए इसके एग्जांपल, तो श्वसन क्रिया, यानी जो श्वसन अभिक्रिया है तो वो भी क्या है, हमारी ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हमारे जीने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो भोजन में हम क्या लेते हैं कि जैसे हमने चावल ले लिया या सब्जी आलू ले लिया, ब्रेड यानी रोटी ले ली, तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलता है, यानी जैसे ही हम इन चीजों को खाते हैं तो वो चीजें ग्लूकोज में बदलती हैं, और ग्लूकोज उसके बाद हमारी कोशिकाओं के अंदर, यानी हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से हमारा शरीर चलता है। तो वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा देता है, और वो ऊर्जा हमें जीवन चलाने में बहुत जरूरी है, हमारी बहुत मदद करती है। तो क्या क्रिया होती है इसमें, जैसे ही ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है कार्बोहाइड्रेट से, C6H12O6, तो कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज के साथ वो मिल जाती है। तो इससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जिसको हम फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद H2O यानी पानी बनता है और ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा को हम हमारे शरीर को चलाने के लिए यूज कर लेते हैं, पानी को भी हम हमारे शरीर में यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से श्वसन की जो क्रिया है तो वो भी क्या है, एक ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद अन्य जो क्रियाएं हैं वो क्या हैं, जैसे साग सब्जियों से कंपोस्ट खाद बनाना, यानी हमारे साग सब्जियों के जो छिलके हैं तो इनसे कंपोस्ट खाद बनाना भी क्या है, एक प्रकार की ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। उसके बाद प्राकृतिक गैस का दहन, तो प्राकृतिक गैस को हम मीथेन भी कहते हैं, मीथेन। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक गैस कौन सी है, मीथेन। तो जैसे ही हम मीथेन को जलाते हैं तो उससे भी काफी ऊर्जा निकलती है। जैसे सूत्र के माध्यम से हम देखें, मीथेन यदि हम जलाएंगे तो वायु में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन इसके साथ मेल करेगी, तो इससे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, प्लस में H2O पानी, और प्लस में काफी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इस प्रकार से प्राकृतिक गैस का दहन करने से भी हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, यानी ऊर्जा मिल रही है। इसका कहां से पता चला हमें
कि यहाँ इस साइड देखो आप, इस साइड अभिकारक है, उस साइड राइट हैंड की तरफ है उत्पाद है। कहने का मतलब ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा बन रही है। तो बन रही है तो इसका मतलब ये निकल रही है। तो उसमें भी क्या था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया होने से ऊर्जा उत्पाद की तरफ आई थी, यानी ऊर्जा बन रही है, ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। तो इसलिए ये क्या है, ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया है। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो जल्द ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो वियोजन अभिक्रिया से रिलेटेड। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो अभी व्हाट्सएप ऑन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद ना आया हो तो भी आपने कमेंट करना है, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। तो यही मेरा मोटिवेशन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।